हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने सीडीपी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 10 है। 9 टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू होते हैं यानी कि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम उनको करते हैं। तो पहले आप थ्योरी को कीजिए और थ्योरी करने के बाद उस थ्योरी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने वाइगोट्स की थ्योरी की, देन उसके बाद उसके 100+ ओरिजिनल जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पहले थ्योरी की क्लासेस की अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप थ्योरी को रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा जहां पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। थ्योरी से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन थिंग और, अगर आपको इन थ्योरी से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास वीडियोस टाइम पे पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियोस को शेयर किया कीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, समावेश। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, यानी कि समावेश का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव बना है इंक्लूड से, यानी कि इंक्लूड करना। किस चीज को इंक्लूड करना, किन चीजों का समावेश करना, यानी कि बच्चों का समावेश करना, हर टाइप के बच्चे, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर हम हर टाइप के बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कहीं से भी आया हो, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, उसका कल्चर कुछ भी हो, यानी कि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। और वो हक हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत देते हैं, समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग, जहां पे हर बच्चा साथ में एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ेगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब है जहां पर हर टाइप के बच्चे, ठीक है, हर टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर, ठीक है, जहां पर हर टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि हर तरह के बच्चों को क्या किया गया है, इंक्लूड करने की बात की गई है। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। इस बात पर जोर देती है कि हमारा जो समाज है ना वो विविध है, यानी डाइवर्सिटी है। इस वर्ड को याद रखना, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो हमारा समाज है ना वो विविध है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। वहां पे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग संस्कृति के लोग आकर बसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जो समावेशी शिक्षा है वो इसी बात पर जोर देती है कि हमारा जो समाज है ना वो विविध है, उसके अंदर डाइवर्सिटी है। तो इसलिए स्कूल में भी क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अब स्कूल में डाइवर्सिटी रखने का मतलब, यानी कि स्कूल के अंदर भी हक होना चाहिए हर बच्चे को पढ़ने का, फिर वो किसी भी कल्चर से आया हो, किसी भी संस्कृति से आया हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है ना। तो उस हर बच्चे को हक है पढ़ने का, ठीक है। समावेशी शिक्षा इस बात पर जोर देती है। नेक्स्ट देखिए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना वो बात करती है डाइवर्सिटी की। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। अब देखिए डाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं या कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए, हर संस्कृति के बच्चे शामिल होंगे, यानी कि कल्चर, हर कल्चर के बच्चे शामिल होंगे, हर स्टेट के बच्चे उसके अंदर आएंगे, चाहे वो असम का हो, चाहे फिर वो लास्ट में केरल का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे गोवा का हो, कहीं से भी हो बच्चा, हर संस्कृति के बच्चे शामिल होंगे किसके अंदर, डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। जेंडर, यानी कि हर जेंडर के बच्चे, उसका जेंडर देख के नहीं देखा जाएगा कि ये इसका जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज को महत्व दिया जाएगा, यानी कि बच्चे की लैंग्वेज नहीं देखी जाएगी, उसको एडमिशन देने से पहले ये चीजें नहीं देखी जाएंगी कि उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। कास्ट या रिलीजन, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें शामिल होती हैं, चाहे बच्चा रिच हो चाहे पुअर हो। सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड, सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि या तो भाई उसके फादर एक्सपायर हो गए या फिर माँ एक्सपायर हो गई, यानी कि उसके जो देखभाल करने वाला है वो एक ही है, या तो माँ या फिर
पिता, ऑर्फन चाइल्ड यानी कि अनाथ बच्चे जिसके पेरेंट्स ही ना हो, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अब ये समझिए ये क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है वो बच्चा यानी कि उससे पहले उसकी जनरेशन में कोई भी स्कूल के अंदर नहीं गया हो, किसी ने भी स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं की हो, वो होती है फर्स्ट जनरेशन लर्नर। या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब होता है उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है, वो गिफ्टेड है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि विकलांग बच्चा, ब्लाइंड चिल्ड्रन, डेफ चिल्ड्रन यानी कि उसे सुनता नहीं है, उसे दिखता नहीं है, यानी कि डाइवर्सिटी के अंदर हर टाइप का बच्चा शामिल होगा। इनके अलावा अगर कुछ रह गया ना, वो भी डाइवर्सिटी के अंदर हर टाइप का बच्चा इंक्लूड होता है, और यही इंक्लूड करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक स्कूल में पढ़ाया जाए, ये बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि सभी तरह के बच्चों को एक सी शिक्षा मिले, मतलब एक टाइप की शिक्षा मिले, शिक्षा के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इंक्लूसिव जो एजुकेशन है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो महत्वपूर्ण इतनी ज्यादा है क्यों। तब देखिए, चिल्ड्रन डेवलप ए पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग विद देमसेल्फ एंड अदर्स। जब देखिए हर संस्कृति का बच्चा, हर लैंग्वेज का बच्चा, हर जेंडर का बच्चा, यानी कि हर तरह का बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं ना, तो उनके बीच में एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बनती है। वो अपने आप को तो समझते ही हैं, साथ साथ में वो दूसरों को भी समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा मान लो असम साइड का है, ठीक है, तो वो उनसे जब बात करेंगे ना, तो उनकी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, उनके जो फेस्टिवल है उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है ना, कौन सा फेस्टिवल उधर कैसे मनाया जाता है, किस टाइप से बातें की जाती हैं, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बनेगी और वो दूसरों को भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेंडशिप डेवलप होगी उनके बीच में, ठीक है, यानी कि दोस्त बनेंगे एक दूसरे के, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज, वे अलग अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। जितने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट रखेंगे या बच्चों से कांटेक्ट रखेंगे, उतने ही ज्यादा वो क्या करेंगे, सीख पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे वही लिखा है मैंने, ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय बीइंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहते हुए वो सीखते हैं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी जो ताकत है या उनकी जो कमजोरियां हैं उनके बारे में बच्चों को पता चलेगा। भाई जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे ना, एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उन्हें जब बाकी बच्चों से जब वो कंपेयर करेंगे ना अपने आप को या बातें करेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये मेरी ताकत है या ये मेरी कमजोरी है, यानी कि इस टॉपिक के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि दूसरे बच्चे को ज्यादा नॉलेज है, तो वो अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, उनके अंदर चेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बोलता है कि हमारा यह कहना कि जो ब्लाइंड बच्चा या डिसेबल्ड बच्चा या कास्ट या रिलीजन, यानी अलग अलग धर्म से अगर आया हुआ बच्चा है, रिलीजन से आया हुआ बच्चा है, यानी कि इस तरह के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, यह कहना क्या है, ये गलत है। अगर कोई भी ये बात बोलता है ना, अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है या कोई डेफ बच्चा है या डिसेबल्ड बच्चा है, उसके लिए अलग से स्कूल होना चाहिए, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, तो यह बात कंप्लीटली गलत है। ये चीज बोलती है इंक्लूसिव एजुकेशन। वो कहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को एक साथ मिलनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। ये सब क्या है, बच्चों का अधिकार है। तो हो सकता है, देखिए अब क्या कह रहा है ये, अभी हो सकता है कि इन बच्चों को शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, यानी कि अगर उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हो सकता है इनको क्या है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, लेकिन हम उन्हें ऐसा थोड़ी ना है कि भाई दूसरे स्कूल में भेज देंगे या उनके लिए अलग से स्कूल खोल देंगे, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल एजुकेटर को रख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं विशेष शिक्षक। हम क्या करेंगे, विशेष शिक्षक रखेंगे, हम उनके लिए अलग से स्कूल नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दो टर्म होती हैं, एक होता है स्पेशल स्कूल और एक होता है स्पेशल एजुकेटर। ऑप्शंस के अंदर ये मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक तो स्पेशल स्कूल हो गया और एक होता है स्पेशल एजुकेटर, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब देखिए स्पेशल स्कूल क्या होता है, भाई स्पेशल स्कूल का मतलब है, आपने अगर ब्लाइंड बच्चे हैं तो आपने उनके लिए अलग से स्कूल बना दिया, कोई बच्चे सुन नहीं सकते, डेफ हैं, तो उनके लिए आपने अलग से स्कूल बना दिया, कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए आपने अलग से स्कूल बना दिया, ठीक है ना। इनको बोलते हैं स्पेशल स्कूल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं कि जो स्पेशल स्कूल है ना, वो नहीं होने चाहिए। हमें सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठाकर एक जैसी ही शिक्षा देनी है,
ठीक है ना। लेकिन देखिए आगे, स्पेशल स्कूल को तो गलत बताया है लेकिन स्पेशल एजुकेटर को सही बताया है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप जो विशेष बच्चे होते हैं ना, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, उनको अगर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हो ना तो उनको डिफिकल्टी आएगी। और आप उस डिफिकल्टी को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप स्पेशल एजुकेटर रखिए, आप विशेष शिक्षक रखिए जो उनको अलग से क्या दे, थोड़ा सा टाइम निकाले उनके लिए और उनको सिखाए, ताकि वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में आ सके। ठीक है। अब देखो वही चीज मैंने आगे लिखी है, अगर जो स्पेशल स्कूल है ना, उसका मतलब है कि जो ब्लाइंड, डिसेबल्ड या हर टाइप के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाए। ठीक है, इन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ना पढ़ाया जाए, जो कि क्या है, गलत है। यानी स्पेशल स्कूल का मतलब है अलग से स्कूल होना, लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज गलत है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। बट स्पेशल एजुकेटर का मतलब है कि इन स्पेशल बच्चों के लिए जिन्हें लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है, इनके लिए स्पेशल टीचर्स रखिए आप, स्पेशल एजुकेटर रखिए आप, जो क्या करेंगे, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। तो ये चीज सही है, यानी कि स्पेशल एजुकेटर तो सही है लेकिन स्पेशल स्कूल क्या है, गलत है। स्पेशल स्कूल नहीं होने चाहिए। आगे देखिए, जो स्पेशल एजुकेटर है ना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का ही भाग है, लेकिन जो स्पेशल स्कूल होते हैं ना, ये भाग नहीं होते। ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए कुछ टर्म है जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता क्या होती है। ठीक है, तो देखो क्या होती है विकलांगता। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एन एग्जिस्टिंग डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज विच आर जनरली ऑक्यूपाइड एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेली लिविंग। यानी कि देखिए, एक नॉर्मल बच्चा होता है, वो सुबह से शाम तक क्या करता है, काफी एक्टिविटीज करता है पूरे दिन में। वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, यानी कि वो दिन भर काफी एक्टिविटीज करता है। तो जो डिसेबल्ड बच्चा होगा ना, वो डेली लाइफ की जो चीजें हैं ना, वो नहीं कर पाएगा, उनको कहीं ना कहीं करने में क्या करेगा, डिफिकल्टी महसूस करेगा। तो उस बच्चे को बोलते हैं डिसेबल्ड बच्चा, डिसेबल्ड बच्चा, यानी कि डिसेबिलिटी है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, जैसे ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड चाइल्ड हो गया या डेफ चाइल्ड हो गया, तो ये क्या है, ये डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या है, विकलांगता है। वो जो डेली रूटीन की चीजें हैं ना, अपनी लाइफ में जो डेली रूटीन की चीजें हैं, उनको भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी कि वंचित बच्चे। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन यानी कि वंचित बच्चे। अब इसमें क्या होता है, देखिए, हर वो बच्चा जिसके पास ऐसा कुछ न हो जो बाकी बच्चों के पास है, वह क्या कहलाता है, वंचित बच्चा कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, एक जनरल टर्म है। ये हर टाइप का बच्चा क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, नॉर्मल बच्चे हैं और एक बच्चा है जिसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, जो स्पेशल जिसके अंदर क्वालिटी है ना, वो अपने आप में वंचित हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा वंचित बच्चा है, वहां पे आपको ऑप्शन में मिलेगा गिफ्टेड चाइल्ड। अब आप गिफ्टेड चाइल्ड जैसे ही पढ़ोगे ना, आप सोचोगे यार जो गिफ्टेड है बच्चा, वो वंचित कैसे हो सकता है। भाई गिफ्टेड का मतलब तो ये है उसे कुछ स्पेशल दिया है भगवान ने, तो ये तो अच्छी चीज है, अगर कुछ स्पेशल दिया है तो वो वंचित कैसे हो गया। अब देखिए कैसे होता है वंचित। जो गिफ्टेड चाइल्ड है, मान लो, वो चीजों को बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक है, और आप देखिए, आप क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, आप क्लास में क्या करवा रहे हैं, आप क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे देखिए कोई गिफ्टेड बच्चा है, अब गिफ्टेड मैंने आपको बता दिया गिफ्टेड क्या होता है। भाई क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा है तो क्या करेगा, बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी सीखेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे रहा है मैथ का तो क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी सोल्व कर देगा। बाकी बच्चे धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं, तो क्या है, वो गिफ्टेड बच्चा है, लेकिन वो क्या बच्चों के साथ स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, उसको अलग से अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने वो अटेंशन नहीं दी ना, तो क्या करेगा, वो शरारत करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपके अंदर जो उसकी एबिलिटी है ना, आपने अगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी या उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने उस बच्चे को काम नहीं दिया, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वंचित होने लगेगा। वो क्या करेगा, वो अपने काम से भटकने लगेगा, वो शरारत करने लगेगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, आपने क्लास के अंदर एक क्वेश्चन बोला मैथ का, तो गिफ्टेड बच्चे ने बहुत जल्दी कर दिया, बाकी बच्चे उस चीज को क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो गिफ्टेड बच्चा क्या करेगा, अगर जैसे उसने क्वेश्चन सोल्व किया ना, वो अपने जो सामान है, स्लेट वगैरह जो भी है, बुक्स है, उसको साइड में रख देगा और क्या करने लगेगा, शरारत करने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। ठीक है ना, तो जो इसलिए गिफ्टेड बच्चा भी क्या है, एक तरह से एक वंचित बच्चा है। क्यों, क्योंकि उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, टीचर उसके
टीचर उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इस तरह एक जो गिफ्टेड बच्चा है ना, वो भी एक वंचित बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस बच्चे को आप वंचित बना रहे हो, ठीक है ना। यानी कि आपकी भी इसके अंदर गलती है, तो आप खुद बच्चे को क्या बना रहे हो, वंचित बना रहे हो। यानी कि हर वो बच्चा जिसके साथ नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं होता है ना, वो बच्चा क्या कहलाता है, वंचित बच्चा कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें हमारे स्कूल को क्या बनाना है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बनाना है हमें स्कूल के अंदर, यानी कि न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश। आप शायद हिंदी से समझ रहे होगे, न्यूनतम यानी कि कम, प्रतिबंधित यानी कि जो रूल्स है ना, जो रेस्ट्रिक्शन है ना, उनको कम से कम करना है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना हमें हमारे स्कूल के अंदर, ठीक, ताकि कोई भी बच्चा क्या फील ना करे, वंचित फील ना करे। यानी कि हमें स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बनाना है कि हर बच्चा कंफर्टेबल फील करे, उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, भाई कोई बच्चा है वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसके जो लेग्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, अगर उन बच्चों की जो क्लास है ना वो आप ग्राउंड फ्लोर पे लगा दोगे, आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे लगाओगे ना तो उनको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, अरे वो तो चल ही नहीं सकते अच्छे से, तो ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करोगे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी क्लास लगाओगे, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी बच्चे को सुनने में मान लो प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, क्लास में उसको आगे बैठाओगे आप। कोई बच्चा अच्छे से देख नहीं पाता, उसको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखता नहीं है अच्छे से, तो आप क्या करोगे, आप क्लास में उस बच्चे को कहाँ पे बैठाओगे, आगे बैठाओगे, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाया, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया, न्यूनतम रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बना दिया, ताकि बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार काम को कर सके, ठीक है। आगे देखिए, एज ए टीचर आपको डाइवर्सिटी से आए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि आपकी एक मान लो क्लास है और उसके अंदर है ना अलग अलग विविध जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आए हुए हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे, वो पूछ रहा है कि एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर बच्चा मान लो किसी अलग कल्चर से आया है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप उसकी संस्कृति से, आप उसके कल्चर से, जहां से बच्चा आया है ना, जिस स्टेट से बच्चा आया है उस स्टेट से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल उठाइए, या कुछ फूड वगैरह है उस स्टेट का, कोई फेमस फूड है, तो आप उसके बारे में क्लास के अंदर क्या करोगे, बातें करोगे। तो इससे बच्चा क्या करेगा, वो समझेगा यार ये चीज़ तो हमारे स्टेट में खाई जाती है, या ये जो फेस्टिवल है ये तो हमारे स्टेट का है, हमारे वहां पे मनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या लगेगा बच्चे को, हमारी संस्कृति की भी क्या है, वैल्यू है, लोग उसके बारे में भी बात करते हैं, तो बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा, वो खुल के बोलेगा, अपने विचारों को क्या कर रखेगा टीचर के सामने, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए, जैसे मान लो आप, अब कोई बच्चा है ना वो उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कहीं किसी स्टेट से आया और वो अपनी जो देसी लैंग्वेज है उसके अंदर बात कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को कभी भी उस बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के अंदर है ना, लैंग्वेज को कभी भी बैरियर नहीं बनाना है, ठीक है, अवरोधक नहीं बनाना है। लैंग्वेज हमेशा क्या करती है, डाइवर्सिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है ना, ये एक अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे, आप पढ़ते समय ना उस बच्चे की जो लैंग्वेज है ना उसका आप खुद भी यूज करोगे, ताकि उस बच्चे को समझ में आए, बच्चे को इससे क्या होगा, अच्छा फील होगा, उसको खुशी मिलेगी, वो बताएगा कि यार ये लैंग्वेज तो हमारे स्टेट की है, हम लोग वहां पे ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा एक कनेक्शन फील करेगा क्लास के साथ, टीचर के साथ, ठीक है ना, और वो क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे मान लो अगर बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी कि उसकी फैमिली के अंदर, उसकी जनरेशन के अंदर कोई भी स्कूल नहीं गया है, वो पहला बच्चा है जो स्कूल के अंदर आया है उस जनरेशन से, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप उसको कंफर्टेबल फील करवाओगे स्कूल के अंदर। क्यों? अगर वो कंफर्टेबल फील करेगा ना तो वो स्कूल के अंदर आता रहेगा, ठीक है। अगर उसे अजीब लगेगा ना तो क्या करेगा, स्कूल में आना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे आगे देखिए, बच्चे को कभी भी यह फील नहीं होना चाहिए कि वह क्या है, पुअर है या रिच है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, भाई आप उसे कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हो ना बनाने के लिए, कोई भी होमवर्क दे रहे हो, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अगर यह पुअर जो रिच का कंसेप्ट है ना वो बीच में कभी भी ना आए। यानी आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट आप इस तरह का प्रोजेक्ट दीजिए कि आसपास की जो चीजें हैं ना जो घर के अंदर अवेलेबल हो, उन्हीं से वो उस प्रोजेक्ट को रेडी कर सके, उसे अलग से कोई चीज रुपए में या ऐसे बाहर से लेनी ना पड़े, जिससे क्या होगा, उसे पुअर या रिच होने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो इस बारे में सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा यार मैं तो पुअर हूं, मैं तो इस चीज को खरीद ही नहीं सकता, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करके लाएगा। रिच वाला बच्चा है वो उस चीज को कंप्लीट करके लाएगा, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, क्लास में बच्चा कंफर्टेबल फील
नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब था इसलिए वो उस काम को नहीं कर पाया। तो आपको पुअर या रिच का जो कंसेप्ट है ना वो बीच में नहीं आने देना है, ठीक है ना। आगे देखिए, बच्चे को जेंडर के बेस पर कभी भी ट्रीट ना करें। जैसे लड़का या लड़की है ना, उसको आप कभी भी जेंडर के बेस पे ट्रीट मत करो पढ़ाते टाइम। जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बनाना है तो आप कभी भी ये मत सोचिए क्लास को है ना लड़का हैंडल कर पाएगा, लड़की नहीं कर पाएगी। आपको ये कभी नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले टीचर को अपने अंदर सुधार लेके आना है, अपने व्यक्तित्व को सुधारना है, ठीक है। जैसे कि आप इन क्लास का जो मॉनिटर बनाओगे ना वो आप कैपेबिलिटी के आधार पर बनाइए, ठीक है ना। कभी भी जेंडर के आधार पर मत बनाइए आप उस चीज को, ठीक है। तो ये बोलती है एजुकेशन। जैसे अगर आपकी कक्षा में कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है ना इमोशनली वीक है, उसके पेरेंट्स नहीं है, या तो फादर नहीं है या मदर नहीं है, मान लो वो जॉब करते हैं तो वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना है। वो वीक है, उसे अकेला फील नहीं होने देना है, ठीक है। अगर उसके साथ आप इमोशनली स्ट्रोंग बनाओगे ना तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वो अपनी बातें आपसे शेयर करेगा आके, और उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो बच्चे को फील होगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट है, टीचर को कभी भी कास्ट या रिलीजन के बीच में नहीं लेके आना है, ठीक है। यानी कि टीचर को कभी भी कास्ट और जो रिलीजन है ना उसको बीच में नहीं लाना है। सभी बच्चों को हमेशा कैसे समझना है, एक जैसा ही समझना है, एक जैसी शिक्षा देनी है। कभी भी जब बच्चे को शिक्षा देंगे तो एक जैसी ही शिक्षा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर को यह मानना होगा कि हर बच्चा क्या हो सकता है, सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है हर बच्चा, ठीक है। टीचर को इस तरह का एटीट्यूड रखना है अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, हर बच्चा अपने आप में अलग है, ठीक है। इसलिए एक टीचर को अलग अलग तरह से सीखने का मौका देना चाहिए। यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाए, अलग अलग मेथड्स का यूज करे। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी जो सीखने की स्पीड है ना वो अलग होती है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है। तो टीचर को हर मेथड का यूज करना चाहिए ताकि हर टाइप का बच्चा सीख सके। नेक्स्ट है, टीचर को अपने सब्जेक्ट्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाई जरूरी है, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। टीचर अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए और नॉलेजेबल होने चाहिए, यानी कि उनको नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। वो ट्रेंड होना चाहिए अपने काम के अंदर, ठीक है। ताकि क्यों? क्योंकि ताकि अच्छे से बच्चों को सिखा सके, ठीक है। एक अच्छे टीचर को विभिन्न जो कल्चर है ना या जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्यों? इससे वो बच्चे को समझ पाएगा बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो काम करता है, उसकी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए ताकि बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग वो समझकर और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, सिखा सके, उसकी लर्निंग हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर को अपडेटेड होना चाहिए। भाई ठीक है, आज के जो टॉपिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। उसे पुरानी सोच का नहीं होना चाहिए, उसे आज के जो मेथड्स हैं उनको अपनाना चाहिए। भाई आज के बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए पहले के टाइम में जो एजुकेशन थी ना वो टीचर सेंटर्ड थी, यानी कि सब कुछ टीचर को ही माना जाता था। लेकिन बोलते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चे की सुनी जाए, उसको समझा जाए ताकि वह उसकी लर्निंग अच्छे से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, एज ए टीचर आपको क्या नहीं करना, डोंट डू। यानी एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, उसमें देखिए आप सबसे पहले आता है नो लेबलिंग। यानी कि बच्चे को लेबल नहीं करना है, बच्चे को नाम नहीं देना है कि यह तो कमजोर है या बुद्धू है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। भाई आप चाहोगे आपके बच्चे को ऐसे बोल ले, आगे तो पागल बच्चा है, पढ़ता ही नहीं है, कमजोर है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बुद्धू है। तो कभी भी टीचर को इस टाइप की बातें नहीं करनी है। क्यों? अगर टीचर इस टाइप की बातें करेगा ना बच्चे में द्वेष की भावना आएगी, वो पढ़ेगा नहीं अच्छे से, वो यही सोचने लगेगा कि भाई मैं तो पहले ही कमजोर हूं, तो मेरे को तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, तो मैं किस लिए पढ़ूं, ठीक है ना। तो आपको कभी भी बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो कंपैरिजन। यानी कि बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि बच्चे कभी भी एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं समझे। यानी कि बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है कि भाई ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ाई में क्या है, कमजोर है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे ना तो बच्चों के ऊपर इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे अपने आप को कम या ज्यादा समझने लगेंगे, भाई मैं तो होशियार हूं तो मैं तो कम पढ़ूंगा, या कमजोर है या बुद्धू है। तो इस टाइप की चीजें बच्चों के माइंड में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, नो कंपटीशन। यानी कि कंपटीशन नहीं करवाना है बच्चों के अंदर। देखिए जो कंपटीशन होता है ना वो एक लेवल तक ही सही होता है। तो साइकोलॉजी के अंदर बोला गया है अब जो कंपटीशन है ना वो बच्चों के बीच में नहीं करवाना है।
इससे होगा क्या भाई, बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कंपटीशन करवाना है ना तो आप खुद से कंपटीशन करवाइए, ठीक है। जैसे किसी एग्जाम में या किसी टेस्ट में 10 में से 5 मार्क्स आए तो आप नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, बच्चे को बोलिए कि भाई आपको अगली बार कितने लेके आने हैं, 10 में से 7 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो बच्चों में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। अगर कंपटीशन होगा तो वो एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, ठीक है ना, जब बच्चों में कंपटीशन होता है ना तो एक दूसरे से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना तो वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर मैं बता दूंगा ना तो एक क्वेश्चन इसको भी आ जाएगा, तो बच्चा ये सब करने से बचेगा, वो एक दूसरे की हेल्प करना ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको बच्चों के अंदर कंपटीशन नहीं करवाना है। अगर करवाना है तो उसका खुद से कंपटीशन करवाइए, उसको एनकरेज कीजिए कि आज आपके 10 में से 5 आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 10 में से 8 लेके आओ, ठीक है ना। इस तरह से चीजों को करना है। नेक्स्ट है, कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने पर जोर नहीं देना है। इस चीज को याद रखिए आप। अगर आप कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने पर जोर न दें, आप बच्चे को आराम से धीरे धीरे समझाएं। क्यों? ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ सके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज से सिखाना है, ठीक है। क्यों? देखो मैं आपको बता चुका हूं, अब जो बच्चे हैं ना सबका अपना अपना सीखने का तरीका होता है। कोई स्लो सीखता है, कोई तेज सीखता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी से सिखाओगे और आप इस चीज का भी ध्यान रखोगे। देखिए आपने क्या बताया था, क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है, या कोई बच्चा मान लो विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर आप उस चीज को बच्चे को बोलोगे कि आपको फुटबॉल खेलना है तो कैसे खेलेगा, ठीक है ना। तो आप जो भी एक्टिविटी बच्चे को देंगे ना वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही एक्टिविटी के अंदर लगा दोगे, आप उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटी दोगे, ठीक है। ये चीज करनी है आपको। नेक्स्ट है, हर टाइप के बच्चे को एक्टिविटीज में शामिल करना है। देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हर क्लास का हर एक बच्चा एक्टिविटीज में शामिल हो, चाहे वो एक्टिविटी फिर कुछ भी हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। बच्चे सोशल होना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हमें सभी को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है सभी को, ठीक है। ये बोलती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ऐसे रूल्स या प्रोविजंस बनाने हैं जो क्या करें, हर बच्चे को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें आगे बढ़ने में। आपको हिंड्रेंस वाली चीजें नहीं बनानी है, अवरोधक चीजें नहीं बनानी है जो बच्चों को करने से रोके। आपको ऐसे रूल्स बनाने हैं जो बच्चे के फायदे के हो। आपके स्कूल में है तो आपके स्कूल में आप सभी रूल्स को ऐसे बनाओ जो बच्चे का फायदा करें, उसके काम में अवरोधक नहीं बनने चाहिए। जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया है, भाई कोई अगर बच्चे आपकी क्लास में विकलांग है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्लास को ऊपर ना लगा के नीचे लगाइए। तो स्कूल के रूल ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या करना है, बढ़ावा देना है, हमें रोकना नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिटी यानी कि सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे, किसी के लिए अलग से स्कूल नहीं होगा। सभी को एक साथ एक जगह पढ़ने का अधिकार है और सभी को क्या मिलेगी, एक जैसी ही शिक्षा मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कम या किसी को ज्यादा मिलेगी, ठीक है। क्यों? ताकि सभी बच्चों को एक साथ लेकर अच्छे से पढ़ा सकें और क्या हो, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट हो, उनका फिजिकल भी, उनका कोग्निटिव भी, उनका इमोशनल भी, उनका सोशल भी, यानी कि बच्चे का कंप्लीटली होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कंप्लीटली, संपूर्ण विकास, ठीक है। थैंक यू, आज का इतना ही सेशन था। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। और देखिए मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए, या तो आप इनको खुद बनाइए, अगर खुद नहीं बनाना चाहते तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं डेली पीडीएफ को अपलोड करता हूं। आप इनको बार बार सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद इन एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।